नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के तीसरे अध्याय साइंस के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, ऊष्मा की सबसे कुचालक है। ऐसी धातु का उदाहरण देना है। किसका? धातु का देना है। तो देखिए पारा, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Hg, इसको मरकरी भी कहते हैं। इसका एक नाम और आ जाता है पारद भी कहते हैं इसको। ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। कौन? पारा। लिथियम, अगला प्रश्न है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये धातु है वो मुलायम है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु है। सिल्वर Ag और कॉपर Cu ये क्या है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है और विद्युत की भी सबसे अच्छी चालक है। चौथा प्रश्न देखिए, लेड Pb, मरकरी Hg ये क्या है? ऊष्मा की कुचालक होती है। प्रश्न संख्या 2 है, आघात वर्धे तथा तन्य का अर्थ बताइए। देखिए आघात वर्धे क्या होता है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं तथा ऐसी धातुओं को क्या कहते हैं? आघात वर्धे धातु कहते हैं। सोना तथा चांदी है वो सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। तन्य किसे कहते हैं? धातुओं को एक पतले तार के रूप में खींचने की दक्षता को ही क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो देखिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करता है कि खुले में रखते हैं तो आग पकड़ लेता है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए तथा आकस्मिक आग यानी अचानक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं और ये नमी के साथ भी तेजी से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। देखिए भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया, आयरन Fe 3Fe 4H2O ये गैसीय अवस्था में है तो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निष्कासित होती है। कैल्शियम की अभिक्रिया जल के साथ देखिए, Ca प्लस 2H2O CaOH का कवाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। पोटेशियम धातु की जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं तो 2K प्लस 2H2O 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। इससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। देखिए यहाँ पर धातु दी गई है ABCD। यहाँ पर आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन दिया गया है। देखिए ए धातु कौन सी है जो आयरन सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है? ऐसी कौन सी धातु है जो कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया देती है, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं? तो ऐसी धातु कौन सी हो सकती है? तो हम Pb को ले सकते हैं। Pb धातु है वो आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती है, कॉपर सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया देती है। दूसरा देखिए, बी धातु कौन सी हो सकती है जो आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया दे, कॉपर सल्फेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं हो और जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं हो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो। तो बी धातु कौन सी हो सकती है? Zn हो सकती है। Zn है वो आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। सी धातु कौन सी है जो आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया नहीं होती है और कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है, जिंक सल्फेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया देता है। ऐसा कौन सा है? तो ऐसा कॉपर हो सकता है। कौन हो सकता है? कॉपर है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया देता है। डी धातु देखिए, आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है,
कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, जिंक सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे धातु कौन सी है? Au है। सोना है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो धातु ए कौन सी हो जाएगी? Pb हो जाएगी लेड, दूसरी हो जाएगी Zn जिंक, तीसरी Cu कॉपर और चौथी Au औरम या सोना कह सकते हैं। इस सारणी का उपयोग कर धातु ABCD के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। देखिए, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? बी धातु है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? बी धातु है। और बी धातु का नाम क्या है? जिंक है, क्योंकि यह आयरन सल्फेट के साथ विस्थापन अभिक्रिया देती है। अगला प्रश्न है, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण नीले कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा हो जाता है? फीका रंग हो जाता है तथा कॉपर विस्थापित होकर के धातु बी पर निक्षेपित हो जाती है। कौन सी धातु? धातु बी यानी जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ये विस्थापन अभिक्रिया देता है, जिसके कारण नीले कॉपर सल्फेट के रंग का विलयन कैसा हो जाता है? फीका हो जाता है और कॉपर विस्थापित होकर के भी धातु बी पर निक्षेपित हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। धातु बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? जिंक है। इन चारों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिंक, और वो बी से प्रदर्शित की गई है क्योंकि यह आयरन को अपने विलयन से विस्थापित कर देती है। धातु ए कम क्रियाशील है। धातु ए कम अभिक्रियाशील है क्योंकि यह कॉपर को अपने विलयन से विस्थापित कर देती है। तो ए धातु कौन सी हो जाएगी? Pb हो जाएगी। ये कम अभिक्रियाशील है। धातु सी और भी कम अभिक्रियाशील है। धातु सी कौन सी थी? सी थी कॉपर। सी धातु कौन सी थी? कॉपर थी। ये इससे भी कम क्रियाशील है क्योंकि यह केवल सिल्वर को ही अपने विलयन से विस्थापित कर सकती है। धातु डी सबसे कम अभिक्रियाशील है क्योंकि यह किसी भी धातु को अपने विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती है, इसलिए धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील बी धातु है, और धातु की बात करें तो जिंक का नाम आ सकता है। ए नंबर 2 पे आ जाएगी कौन सी? Pb धातु है। सी पे कौन आ जाएगा? कॉपर, और लास्ट में Au आ जाएगा। तो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो जाएगी Au। आगे देखिए,